नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखने वाले हैं और इस क्लास में मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा और यह क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह 4 से 5 बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। और दोस्तों, मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उनकी स्टैटिक जीके भी कवर कराऊंगा, जिससे कि आपको लगभग 200 से 250 प्रश्न इस क्लास से कवर होंगे। और अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो आपका अनुच्छेद से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, यानी कि सारे के सारे अनुच्छेद मैं इस क्लास में आपको कवर करा दूंगा, साथ में उनकी स्टैटिक जीके भी बता दूंगा। और दोस्तों, आप हमारी क्लास को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता हैं तो आप इस क्लास को एक क्विज की तरह सॉल्व कर सकते हैं और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो संविधान में 395 अनुच्छेद को 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था और भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। अलग अलग संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियां जोड़ी गईं और अब कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगला प्रश्न देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा और भारत का क्षेत्र इसमें शामिल होगा राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र। तो यह सभी क्षेत्र भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से जुड़े प्रावधान हैं। इन अनुच्छेदों में मुख्य रूप से भारतीय नागरिकता की पात्रता से जुड़ी जानकारी दी गई है और संविधान के इन अनुच्छेदों के अलावा नागरिकता से जुड़े प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए नागरिकता अधिनियम 1955 में भी मिलते हैं। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है और अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। और दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ वो सारे के सारे कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके लिए रहने वाली है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के मुताबिक राष्ट्रपति के पद पर रह चुका कोई व्यक्ति संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत अगले 5 सालों तक राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 के 1 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत में प्रेस के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 ए के तहत
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उत्पन्न होते हैं। और प्रेस के पास कई तरह के अधिकार हैं, जिनमें प्रकाशित करने का अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, विज्ञापन देने का अधिकार, असहमति का अधिकार आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न देखें तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसमें बच्चों के शोषण से जुड़ी कुछ बातें भी शामिल हैं। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाई गई है और अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य खतरनाक गतिविधियों में काम करने से रोका जाता है। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसका उद्देश्य भारत में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है। अगला प्रश्न देखें तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अनुच्छेद 32 अन्य सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए मौलिक अधिकार के रूप में एक गारंटीकृत उपाय प्रदान करता है और संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के रक्षक के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है और ये तत्व संविधान के भाग 4 में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। इनमें से कुछ प्रमुख अनुच्छेद इस प्रकार हैं। बात करें अनुच्छेद 14 की तो इसमें विधि के समक्ष समानता दी गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान जैसे आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि रोजगार के लिए अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर से अधिपत्र जारी करके कैग की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 के ए में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है और संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 के का मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है और महाभियोग के लिए सदन में कुल सदस्यों के
2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महाभियोग की वजह से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, भले ही उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा ना हुआ हो। अगला प्रश्न देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 के 3 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के सामने एक इकाई के तौर पर सरकार के हर काम के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखें तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से जुड़ा अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है। इस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और राष्ट्रपति की इच्छा तक यह पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न देखें तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 के 2 के तहत राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार है और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति कुछ स्थितियों में इससे पहले भी इसे भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 के तहत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के द्वारा बुला सकते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में, लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। अगला प्रश्न देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 में। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक कराधान, सार्वजनिक व्यय जैसी वित्तीय मामलों से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 266 का 1। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 के तहत भारत की संचित निधि की स्थापना की गई है। यह भारत की सबसे बड़ी निधि है और इसमें सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जमा किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और मदद से इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों या संविधान के मुताबिक काम करने वाले कुछ कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। अगला प्रश्न देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े प्रावधान हैं। इनमें से कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 233 के मुताबिक
किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके लिए राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। अगला प्रश्न देखें, तो किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248 के तहत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र सरकार को विधान बनाने की अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। इस अनुच्छेद के मुताबिक संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य और समवर्ती सूची में नहीं है। अगला प्रश्न देखें, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। हालांकि राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही संसद ऐसा कर सकती है। अगला प्रश्न देखें, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें, तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रपति को लगता है कि परिषद के गठन से सार्वजनिक हितों की पूर्ति होगी तो वह अंतर्राज्य परिषद का गठन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न देखें, तो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह कहाँ पर बताया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 के का में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के ए या 300 के का में संपत्ति के अधिकार का जिक्र है। यह एक संवैधानिक अधिकार है। इस अनुच्छेद के मुताबिक किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखें, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत संसद को नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार है। इसके लिए राज्यसभा को प्रस्ताव पारित करना होगा और यह घोषित करना होगा कि राष्ट्रहित में इसकी जरूरत है। अगला प्रश्न देखें, तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315 के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के मुताबिक संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और हर राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अगला प्रश्न देखें, तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को सभी संसदों, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनाव और संविधान के तहत आयोजित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न देखें, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए के तहत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अनुच्छेद 338 जो है भारत के संविधान में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 338 ए भारत के संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित प्रावधान करता है और एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग 1990 के 65वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अपनाने के बाद अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 के 1 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के तहत हिंदी को देवनागरी लिपि में देश की राजभाषा का दर्जा मिला है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में पड़ जाती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा तब कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है। अगला प्रश्न देखें तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 74 एवं अनुच्छेद 75 में किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट शब्द का प्रयोग 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के 1 के अधीन उपबंध किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने पर उपबंध। अगला प्रश्न देखें तो किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है और संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश करके संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अगला प्रश्न देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 371 के का के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के ए या अनुच्छेद 371 के का के तहत नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर हम देखें तो इन प्रावधानों का मकसद नागालैंड के आदिवासी हितों, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का ख्याल रखना है। संसद नागालैंड राज्य विधानसभा की सहमति के बिना नागा धर्म, सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून, भूमि अधिकार और नागरिक एवं आपराधिक न्याय से जुड़े मामलों में कानून नहीं बना सकती। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 371 में। अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद
371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध मिजोरम से जुड़े हैं। इस अनुच्छेद में मिजोरम के लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून और प्रक्रिया को संरक्षित करने के लिए प्रावधान है। इसमें भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण के अलावा आपराधिक और नागरिक न्याय के प्रशासन के लिए भी विशेष प्रावधान है। मिजोरम की विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। अगला प्रश्न देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे अलंकरण प्रदान करने से जुड़े प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत नहीं आते। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों पर रोक लगाई गई है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य सिर्फ सैन्य या शैक्षणिक सम्मान के लिए ही किसी को उपाधि दे सकता है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी देश से भी कोई उपाधि नहीं ले सकता। अगला प्रश्न देखें तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 के ए से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो संविधान के अनुच्छेद 48 के ए में राज्य सरकारों को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं और संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में प्रत्येक नागरिक पर एक मौलिक कर्तव्य के रूप में वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने का कर्तव्य लगाया गया है। आज का आखिरी प्रश्न देखें तो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। इसके मुताबिक संसद किसी राज्य में विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है। इसके लिए राज्य की विधानसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे वो सारे के सारे मैंने आपको कवर करा दिए। अब आर्टिकल से यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।